הכל בסדר, הכל בסדר. לא לקום, לא לקום. הנה, נפל. אני יכולה ללכת לבית. הכל בסדר, את איתי עוד אחד. אלוהים ישמור. وبدنا اياكم يا اهل القدس بالسكاكين ام عبر قاب اليهود كلها هي تقف على العرق من هان 5 شيكل تشتري لك سكينه واضي مضيها وهانا على طول حزه 5 شيكل. אלוהים ישמור. תראה. दोस्तों, आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स और मैं वैभव। आज हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा है। हम आज बात करेंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, और बहुत सारे अगर आप ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। तो ये पूरा मामला क्या है और ये विवाद क्या है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। अभिजीत से हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलकम अभिजीत। थैंक यू। वेल वेट्रीवेल। हमेशा आपके प्रोग्राम, या तो आपके नहीं तो फिर अजीत भारती जी के प्रोग्राम में आने में बहुत मजा आता है मेरे को। गालियां भी पड़ती हैं पर बहुत मजा आता है। अच्छा, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि जो बेसिक है, मतलब हम इंडिया में देखते हैं बहुत सारे लोग फ्री टाइम का नारा लगाते हैं, बहुत सारे लोग आई सपोर्ट इजराइल बोलते हैं, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट है क्या। कहते हैं कोई गाजा पट्टी फ्री करने के लिए लगा है, उसे ये नहीं पता कि गाजा पट्टी कोई चुड़न है, कोई जगह है, क्या है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, और ये समय समय पर ये ऐसे बढ़ क्यों हो जाता है? हाँ, तो इसमें क्या है कि जब से मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं बस इसमें क्या हो रहा है करके आपको बताऊंगा। अब जेरूसलम में एक छोटी सी पट्टी है उधर, उसका नाम है शेख जारा। एक लोकेलिटी, जैसे मुंबई में जहाँ पोवाई है, उससे भी बहुत ही छोटा है। जब हम उधर लोकेलिटी की बात करते हैं, हिंदुस्तान में लोग समझते हैं कि यानी कि भाई दिल्ली में जीके इतना बड़ा है, या फिर बंबई में अपर कुर्ला इतना बड़ा है। इतने बड़े बड़े उधर लोकेलिटी नहीं होते, एकदम छोटे से होते हैं, यानी कि एक गली दो गली को मिला के वो उधर लोकेलिटी बोला जाता है। उधर एक लोकेलिटी है जिसका नाम है शेख जारा। अब इधर क्या हुआ है, शेख जारा में ये हमेशा एक यहूदी कॉलोनी था, और जब रहा ये, तब भी ये एक यहूदी कॉलोनी था। फिर जब ब्रिटिश लोगों ने उस पे कब्जा किया था, उनका हमेशा ये पॉलिसी रहता था कि हम जितना इस भूमि से निकाल सकें उतना निकालेंगे, जो बाकी का है वो जो हम सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड करना है वो एकदम कम खर्च पे होना चाहिए। 1875 में यहूदियों ने पूरा फॉर्मल ब्रिटिश कंट्रोल के नीचे, पूरा ये सब ऑटोमन कंट्रोल के नीचे, जो तुर्कशाही था उस कंट्रोल के नीचे उन्होंने ये सब जमीन जायदाद खरीद के रखा था फॉर्मली। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हमला होना शुरू हुआ, अरब यहूदी ये विवाद जो होना शुरू हुआ 1900 में ही शुरू हो गया था, तब क्या हुआ, ब्रिटिश ने बोला था कि भाई देखो, तुम्हारा इधर रहना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि क्या होते रहता है कि तुम इधर रहते हो और फिर तुम लोगों को बचाने के लिए हमको बार बार ये पुलिस भेजना पड़ता है, ये तुम्हारा इधर रहना हमारे लिए बहुत महंगा है, इसीलिए सब निकलो करके।
ठीक है, तो मोस्टली उधर से निकाल दिया था। फिर जब 46, 47 में जब 46, 47, 48 में जब इजराइल का जो युद्ध रहा था, इंडिपेंडेंस का युद्ध, उसमें तो जॉर्डन ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था जेरूसलम के इस सेक्टर पे, और उस समय सब यहूदियों को निकाला गया था। जो एक दो बचे भी थे उनको भी पूरा निकाल दिया गया था। वैसे ज्यादा तौर से यहूदी तो तब तक निकाले ही गए थे ब्रिटिश लोगों ने, पर उसके बाद जो जॉर्डेनियन जो कंट्रोल था उसमें पूरा का पूरा निकाल दिया गया था, और इसमें आके लोगों ने जो घर इवैक्यूएट हुए थे उसमें अपना घर बना लिया। अब जब इजराइल ने वापस कैप्चर किया ये सब लैंड 67 के युद्ध के बाद, जो ओरिजिनल ओनर थे उन्होंने आके बोला भाई ये तो अब फिर से इजराइल हो गया है, ये है हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमने इसको इस साल में खरीदा था, इतने के लिए खरीदा था। तो तब से ये लिटिगेशन चले आ रहा है, और फिर कोर्ट ने बोला कि भाई देखो इन लोगों ने तो इधर घर बसा के रखा है, हम इनको निकाल नहीं सकते हैं, तो इनको अब आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आप इधर रह नहीं सकते हैं, पर आपको रेंट अगर इन्होंने लेकिन रेंट दिया, फिर आपको मानना पड़ेगा ये इधर रहने का हक बनता है। फिलिस्तीनियों ने बोला कि नहीं, हम रेंट भी नहीं देंगे, हम इधर रेंट फ्री रहेंगे, ना ही तो हमारा जायदाद का प्रॉपर्टी है, ना ही तो हम आपको रेंट देने वाले हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई निकलो तुम यहां से। तो ये सब शुरू हुआ है इसके वजह से। पर देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ये काफी पहले आया था, ये अब क्यों हो रहा है? तो इसमें क्या है कि 2-3 साजिशें एक साथ मिली हुई हैं, जो हमको कल रात तक ही पता लगा कि इस साजिश का पूरा ये क्या है करके। पहले तो ये था कि जो ये राइट भड़काने की जो चिंगारी थी, वो ये शेख जारा में जो एविक्शन होने वाला है वो था हमेशा, कम से कम 3-4 महीने से तो है। पर फिर जब बाइडेन प्रेसिडेंट हुए तब एक और उनको चिंगार मिला, क्योंकि इसमें बाइडेन, उनको पता है वो कभी भी बस फिलिस्तीनियों को कंडेम नहीं करेगा, वो हमेशा इजराइल और फिलिस्तीनियों को, दोनों को, जो आतंकवाद कर रहे हैं और जो आतंकवाद से मर रहे हैं, उन दोनों को एक पद पे लगा के ही बात करेगा करके उनको पता है। स्पेशली क्योंकि ट्रंप ने वो नहीं किया था, क्योंकि ट्रंप जो हर चीज के लिए वो तो बस फिलिस्तीनियों को ही जिम्मेदार ठहराता था, इसीलिए वो सब जो पीस अकॉर्ड्स हुए थे वो हो पाया था। बट एनीवे, तीसरा हमको अभी पता चल रहा है कि काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इजराइल के अंदर। मैं ये फिलिस्तीनी टेरिटरी जिन पे इजराइल ने कब्जा किया था उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो अरब लोग इजराइल में सदियों से रह आ रहे हैं, 70 साल से रहे आ रहे हैं, उनमें राइटिंग भड़काने का एक साजिश चल रहा था, जो हमको कल रात ही पता चला। और ये कितना एक गहरा साजिश है हमको अभी पता चल रहा है कि नॉर्थ इजराइल से लेके साउथ इजराइल तक, यानी कि हाइफा जहां बहाइयों का मेन घर है, जहां दिल्ली में वो कमल मंदिर है ना, कालका जी में, वो जो बहाई लोग हैं उनका जो कमल मेन सेंटर है वो हाइफा में है, लोटस टेम्पल, वो नॉर्दर्न इजराइल में है। उधर से लेके जेरूसलम से लेके नीचे लोद और इधर लोद और अश्केलॉन तक, जो भी मिक्स्ड नेबरहुड है जहां अरब और यहूदी सालों से एक साथ जी रहे हैं, उधर भी इन्होंने ये राइट्स भड़का के रखे हैं। तो इसमें काफी ज्यादा साजिश लगता है, ये टाइम्ड है, ये प्लान्ड है। और कैसे हमास ने ये सब रॉकेट बार बार इकट्ठा किया है बिल्कुल इसी टाइम पे मारने के लिए। और पहले आप देखेंगे जब 2009 में ये सब तमाशा हुआ था, जो एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन थे उन्होंने पकड़ा था कि ये एक हमास का बंदा रॉकेट लॉन्च कर रहा है, पर वो कहीं छिपे छिपे एक रॉकेट लॉन्च कर रहा था। अब अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है कि वो इकट्ठे मिला के 100-200 रॉकेट एक ही जगह से एक ही जगह पर लॉन्च कर रहे हैं। तो एक साथ क्या हुआ है
कि जेरूसलम में उन्होंने ये सडनली ओवरनाइट जेरूसलम में दंगे शुरू किए, दंगे पूरे जेरूसलम में भड़क गए। फिर 1-2 दिन, मैक्सिमम 1-2 दिन के बाद हमास ने रॉकेट अटैक शुरू कर दिया और पूरे इजराइल में ये दंगा फसाद, और वो भी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में नहीं, जो इजराइल प्रॉपर है उसमें पूरा का पूरा दंगा फसाद हो रहा है। और कैसे दंगा फसाद हो रहा है कि लोद, जहां इजराइल का मेन एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उस लोकेलिटी में मेयर ने डिक्लेयर किया हम कंट्रोल खो चुके हैं, वो लिबरेटेड जोन बन चुका है। जैसे इन लोगों ने शाहीन बाग और वो सीलमपुर में रखा था राइट्स के समय, वैसे ये लिबरेटेड जोन बन गया है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ के किया गया है। और इसमें सबसे हैरानी की क्या बात है कि हमास जब ये रॉकेट साल्वो चलाता है, देखिए जब आप 1-2 रॉकेट अलग अलग जगह से एक जगह पे मारेंगे, क्या होता है कि उसका एक्यूरेसी बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग जगह से मार रहे हैं, क्योंकि ये गाइडेड रॉकेट्स नहीं है, अनगाइडेड रॉकेट है। जैसे हम दिवाली में चलाते हैं ना, वैसे वाले रॉकेट है। शायद ऊपर जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे जाएंगे, क्लियरली पता नहीं चलता है। पर अगर आपने एक किसी का फ्लैट देखा और 100 रॉकेटों को एक साथ लगा के उस बिल्डिंग पे फायर किया, निश्चिंत उसमें 10-15 रॉकेट तो आ ही जाएंगे 100 में से। तो वो लोग ये कर रहे हैं कि अनडाउटेडली अगर हम 100, 100, 200, 300 रॉकेट चलाएंगे, उसमें से कम 15-20 तो गिरकर कोई भी इजरायली सिटी में गिरकर लोगों को मार ही मारेंगे। और इसमें क्या है, जो आयरन डोम इंटरसेप्शन सिस्टम है वो कभी भी इस जैसे सैचुरेशन अटैक के लिए डिजाइन नहीं था। डिजाइन तो था, पर इसमें क्या होता है कि जो एक फिलिस्तीनी रॉकेट जो आता है उसका मूल्य कम से कम मैक्सिमम $300 का होगा। $300 माने क्या, 20,000 रुपए मैक्सिमम। ठीक है, 20,000 भी नहीं, हाँ 20,000 रुपए के तकरीबन। पर जो आयरन डोम रॉकेट उसको इंटरसेप्ट करता है वो $80,000 है, यानी कि ऑलमोस्ट 56 लाख रुपीस। तो $300 रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको 56 लाख रुपीस का एक रॉकेट देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या था कि इजरायली समझते थे कि जब फिलिस्तीन से ये सब रॉकेट आएंगे, इनमें से 4 रॉकेट तो पहले ही गिर जाएंगे, बस एक आएगा, फिर हमको बस एक ही रॉकेट ये करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, 300-400 रॉकेट एक साथ आ रहे हैं और 300-400 में से मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर जो पहुंच पा रहे हैं, जो 10% पहुंच पा रहे हैं, वो तो 30-40 रॉकेट एक साथ पहुंच पा रहे हैं। तो आपको भी फिर 30-40 रॉकेट चलाना पड़ रहा है। तो 30-40 इंटू 56 लाख आप देख लो कितना हुआ। हर बार करोड़ों का माल नुकसान करना पड़ रहा है, और उनके पास इतने सारे रॉकेट्स भी नहीं है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अगर ये साल्वो चलते रहे मैक्सिमम और 5-6 सालों में पूरे के पूरे रॉकेट्स खत्म हो जाएंगे इजराइल के पास, डिफेंस रॉकेट्स। अच्छा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो हमास है, हमास के बारे में काफी बात होती है, लेकिन हमने रिसेंटली देखा है कि जब तक ट्रंप का टेन्योर था तब तक हमास वाज नॉट वेरी मच एक्टिव। हिजबुल्लाह ज्यादा एक्टिव थी। हिजबुल्लाह का जो है वो जो ईरान बैक्ड जो पूरा मिलिशिया है उनका, और वो काफी पोटेंट विंग है हिजबुल्लाह जो ईरान की। दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन इराक, सीरिया एंड अदर प्लेसेस। तो अगर हम क्या हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हिजबुल्लाह, बिकॉज अचानक से आपके पास 300-400 रॉकेट्स आए कहाँ से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑपरेशन, क्या थिंक हिजबुल्लाह और हमास की, मतलब हिजबुल्लाह की बैकिंग है कहीं ना कहीं इसमें? ये एक देखिए, अब इधर 2 चीजें हुए हैं। सब मानते हैं कि क्योंकि हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और सुन्नी शिया डिवाइड इतना गहरा है मिडिल ईस्ट में कि ये दोनों कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए हमास को सब सुन्नी स्टेट्स ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जब भी वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का वो जो सिविल वॉर होके डिवीजन हुआ,
जहां हमास ने गाजा पे कंट्रोल कर दिया और वेस्ट बैंक पे पीएलओ फतह ने कंट्रोल कर दिया, तब से हमास भी ब्लैकलिस्टेड है। और जब से हमास सुन्नी कंट्रीज के लिए ब्लैकलिस्ट हुआ, तब से उनका पूरा का पूरा सप्लाई, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस सब जो आ रहा है वो ईरान से ही आ रहा है। पर इसमें हैरानी की क्या बात है कि हमास को शुरू किया था, आपको पता है किसने? इजराइल ने। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि पीलो ना एक घटिया सा, एक डेंजरस सा दुश्मन है, हमको उनको अंडरमाइन, डिवाइड एंड रूल करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हमास को शुरू किया था। यानी कि जब आप एक वायरस आता है, उसके लिए एंटीवायरस में भी थोड़ा सा वो वायरस डालना पड़ता है ना, तो उसी तरह से वो उन्हें हमास को शुरू किया था। और अब हमास आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ठीक है ना। ये जैसे अमेरिका ने अलकायदा को, वैसे अलकायदा को नहीं पर अफगान जिहाद को शुरू किया था, और अफगान जिहाद फिर अलकायदा बन के अमेरिका को अटैक किया। तो ये हमास का बहुत ही कॉम्प्लेक्स ओरिजिन है। इजराइल ने शुरू किया, फिर उन्होंने मेनली पीएलओ को टारगेट किया, फिर पीएलओ से जब एक किस्म से पीस हासिल हुआ, जब गाजा पट्टी इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि इजराइल से इंडिपेंडेंट हुआ, फिर उनका उधर हमास का ही उधर ज्यादा चला था। और फाइनली जब पैलेस्टीनियन सिविल वॉर में गाजा और वेस्ट बैंक का स्प्लिट हुआ, तब से इन लोगों का फंडामेंटली ईरान से ही मेन सप्लाई आए जा रहा है, क्योंकि कोई भी सुन्नी कंट्रीज हमास को भूल नहीं पाए हैं उनको कि उन्होंने एक जो पैलेस्टीनियन कॉज था उसको खुद अपने पावर के लिए उन्होंने तबाह कर दिया, और तब तक पीस नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमास ने अपने पावर को, अपने लीडर्स के पावर को पैलेस्टीनियन कॉज से ज्यादा समझा है। So my next question is कि अगर हम हमास को देखते हैं, तो हमास या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर आप डार्कनेट पे चले जाएं तो डार्कनेट पे यूज की कि वहाँ पे बहुत सारी ये ड्रग की पेडलिंग करते हैं और ड्रग्स के थ्रू बहुत पैसा कमाते हैं ये। एंड देयर आल्सो हैंडल्स और ग्रुप्स हैं, वेबसाइट्स हैं डार्कनेट के ऊपर, आपको ऐसी स्पेसेस मिल जाएंगी जहाँ पे आप डोनेट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग डार्कनेट पे जाके पैसे डोनेट करते हैं, बिटकॉइंस में $1000s देते हैं, एंड वहाँ पे पैकेजेस बने हुए हैं कि अगर आप एक जिहादी है, उसको अगर आप इक्विप करना चाहते हैं तो उसके लिए आरपीजी खरीदना है तो इतने बिटकॉइन, आप इतने बिटकॉइंस देंगे। अगर आप उसके लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट देना, डोनेट करना चाहते हैं, लाइक इट्स अ डोनेशन कैंप व्हिच रन्स ऑन डार्कनेट। और इसमें वेस्ट में और इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो डार्कनेट पे ये पैसे फंड करते हैं। और वही अगर हम देखते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि फिर बाहर आते हैं और आकर के फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हैं। तो हाउ क्रूशियल डू यू थिंक कि ये जो पूरा का जो एंड हम गवर्नमेंट के लेवल पे जब जाते हैं, देखते हैं, तो गवर्नमेंट को तो इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो डू यू थिंक कि इंडिया को ये जो पूरा इंडिया में जो नेक्सस है फ्री पैलेस्टाइन का, इंडिया शुड इन्वेस्टिगेट ऑल दीज पीपल? क्योंकि कहीं ना कहीं आप, जैसे आपने एनडीटीवी का एग्जांपल दिया था, कभी भी होती है तो ये पैलेस्टाइन जाते हैं, इजराइल नहीं जाते, ये पैलेस्टाइन जाते हैं और वहां पे बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये बॉम्बिंग हुई है, देखिए वहां पे वो बॉम्बिंग, वो श्रीनिवासन जैन जो है वो गया हुआ था लास्ट टाइम जब देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो डोंट यू थिंक, दो सवाल है, एक तो इंडिया को उसमें क्यों पढ़ना चाहिए इस मसले में, व्हाट इज इंडियाज इंटरेस्ट, एंड दूसरा व्हाट शुड वी लर्न अबाउट दिस कि जब हम जो ईरान के साथ इतना जो है कंफर्टेबल होते हैं, तो डोंट यू थिंक कि भाई इजरायली एम्बेसी के सामने ब्लास्ट जो है वो हिजबुल्लाह ने ही तो कराया था ना इन न्यू दिल्ली में। तो ईरान ने, वी शुड लर्न आवर लेसन्स इन दिस। देखिए ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। क्यों? क्योंकि ये तो इन सभी लोगों पे हमेशा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग होना चाहिए। हम तो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग छोड़ दीजिए, रेगुलर मॉनिटरिंग, फोन
मॉनिटरिंग, व्हाट्सएप मॉनिटरिंग भी ठीक से कर नहीं सकते हैं। वो तो आपको दिल्ली राइट्स के चार्जशीट से ही पता चल जाना चाहिए उसमें कि कैसे मॉनिटरिंग हम करते हैं, एकदम बकवास। अब जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग है ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत ट्रेनिंग भी लगता है लोगों को वो सब करने के लिए, और वो हमारे पास नहीं है। करना तो चाहिए पर ट्रेन लोग कहाँ पे हैं, जो हैं बहुत ही कम हैं, और जो रिसोर्सेज है, जो उनके इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ये सब है, ये तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई देखो ये मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, पर अगर आप देखेंगे जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई में जो ट्रेड चलता है उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो एज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, या शंघाई ऑल्सो और हांगकांग। सो हमारा एबिलिटी टू डू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग बहुत निर्भर है हमारे इकोनॉमी के साइज पे। जब आप असली में ग्लोबल इकोनॉमी हैं तब आपके फाइनेंशियल मॉनिटरिंग टूल्स भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, तो वो हमारे पास पहला नहीं है। दूसरा जो है, ये जो फ्री पैलेस्टाइन वाले जो टट्टू जो है, इनको यार ये लोग बहुत फालतू फालतू के लोग होते हैं जिनका ना ही तो कोई दिमाग होता है ना ही तो कोई ये होता है। देखिए ये वो जो बॉलीवुड वाली ने कुछ ट्वीट किया है ना, इजराइल इज अपार्थाइड, इजराइल इज टेररिज्म, ऐसे पता नहीं क्या क्या बकवास करके। इसको तो यार स्पॉन्सरशिप के भी पैसे नहीं मिले होंगे, इसने तो बस और फॉलोअर्स 200-300 फॉलोअर्स इकट्ठा करने के लिए कर रखा है। जैसे वो मीना हैरिस ने जब वो ट्वीट किया था ना, तो फालतू में उसको हमने एक और 3-4 लाख फॉलोअर्स दे दिए थे। तो यही ये इसके लिए होता है। तो ये जो फ्री पैलेस्टाइन का जो ये है, ये ज्यादा नहीं है। और इसमें जो फाइनेंशियल जो आप पब्लिकली देख रहे हैं ना, ये डार्क नेट फंडिंग, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो मॉडल है आप देख रहे हैं, जो टेरर फंडिंग मॉडल, ये आजकल इतना क्राउड सोर्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिटकॉइन फिटकॉइन भी यूज करेंगे, बिटकॉइन का देखिए, बिटकॉइन इंटरनेट पे सब चलता है, पर उसको फिजिकली ट्रांसलेट करना पड़ता है। जो आरपीजी खरीद रहा है, एट सम पॉइंट उसे कैश में कन्वर्ट करके ही कैश में परचेस होगा, उसमें डिटेक्शन हो जाता है। तो इसमें जो ब्लैक इकोनॉमी जो है बिटकॉइन का, टेरर सपोर्ट इकोनॉमी, वो उतना ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं हिंदुस्तान में ही, विकिपीडिया और न्यूज लॉन्ड्री, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, विकिपीडिया का मेन फंडिंग जो होता है, ये पूरा का पूरा ये एंटरप्रेन्योरियल फंडिंग होता है, फॉर्मल फंडिंग 90 to 95%। न्यूज लॉन्ड्री का जो मेन बजट है वो पूरा का पूरा ओमिदियार फाउंडेशन से आता है, पर ये लोग बस दिखाने के लिए कि वो क्राउड सोर्स्ड हैं, पब्लिक में बोलते हैं प्लीज डोनेट कीजिए। वो डोनेशन में 5 पैसा नहीं आता होगा आपको, ठीक है, 1-2 करोड़ आते होंगे, पर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 20-30 करोड़ लगता है। वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट फंडिंग आता है। तो हमास और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका भी ये चीज है। आजकल हमास का प्राइमरी फंडिंग कतार और ईरान से आता है। कतार से फंडिंग आता है, आर्म्स ईरान से आते हैं। और जो आईसिस और ये सब है, उनका फंडिंग प्राइमरीली कतार से आता है और बहुत ज्यादा टर्की से भी आता है। स्टेट फंडिंग, ठीक है, स्टेट फंडिंग। जो भी ये ब्लैक नेट से आता है, ये बस चिल्लड़ है, स्मॉल चेंज, पेटी कैश। इसमें हम अगर एक चीज और ये भी देखें कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है हमास का और पैलेस्टाइन का, हमारे यहाँ साउथ एशिया में इतनी सारी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, इवन एशिया के अंदर, जो बहुत ज्यादा, जिनका परसिक्यूशन मतलब नेक्स्ट लेवल परसिक्यूशन है, चाहे बलोच हो, चाहे वो यूगर्स हो। ये जो साउथ एशियन मुसलमान है, इनमें से आपने कभी सुना है किसी को कि फ्री बलोचिस्तान, फ्री शिंकियांग, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, मतलब ये इनके बारे में बोलते क्यों नहीं है? और मतलब क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो छोटे मुसलमान है? और हमास वाले, ये जो ऑब्सेशन है हमारा ये अरबों के साथ, हमारा मतलब मेरा तो नहीं है ना आपका है, पर ये जो साउथ एशियन जो मुस्लिम कम्युनिटी है बाई लार्ज, ये बांग्लादेशीज हो, पाकिस्तानीज हो, इंडियंस हो, ये कभी नहीं बोलते।
ना यूएस के लिए बोलते हैं, ना ही कभी बलोचों के लिए बोलते हैं, इवन पश्तूनों के लिए नहीं बोलते। और पश्तूनों के लिए कब बोलते हैं? ये तालिबान वाले जो पश्तून है उनको बोलते हैं कि यार अमेरिका मार रहा है, उनको बड़ी बड़ी ज्यादती कर रहा है। वो पश्तून जब बाकी अफगान को मारते हैं तो उसके लिए नहीं बोलते। सो ये जो हिपोक्रेसी है ये क्यों आती है? तो इसमें ना मैंने देखा है जो पहले ने देखा है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में हिंदुस्तान के मुस्लिम कौम में, वो इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। मैं तो एक्चुअली दावा करता हूं आपसे कि आप एक दिन मेरे साथ चलिए, हम निजामुद्दीन घूम के आएंगे। बहुत बार मैं जा चुका हूं उधर, पूछता हूं कि भाई ये फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, या कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में तो ठीक है, उनको कुछ पता है, पर फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है, वो लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, चीन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? पता नहीं। बालोचों के साथ और पश्तूनों के पे क्या जुल्म किया जा रहा है उन पे जो जुल्म किया जा रहा है सच में। तो उनका जो इंटरनेशनल अवेयरनेस है देखिए बहुत कम है, क्योंकि वो क्या न्यूज चैनल देखते हैं टीवी पे। जी हिंदी, आज तक जो इंटरनेशनल अफेयर्स कवरेज करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं, और जो भी करते हैं वो साफ सुथरे तरीके से बोलते नहीं है। तो इनका क्या होता है, क्योंकि जो मुस्लिम पॉलिटी इन इंडिया है ये बहुत ही फ्यूडल है। 1857 के बाद एक पूरा का पूरा ऑसिफाई हो चुका है, जहां जो आपका लोकल जो फ्यूडल लीडर है, आजकल तो जमींदार नहीं है, पर जो जमींदार के लगभग क्लोज टू दैट है, वो जो बोलते हैं वही सुनते हैं। तो वो जो भी आके बोलेंगे लोग मान जाते हैं। तो इट इजंट अ केस ऑफ जो लीडरशिप का हिपोक्रेसी है वो मैं फॉलोअर्स में नहीं देखता हूं। फॉलोअर्स में मैं क्या देखता हूं, उसमें बहुत सारा एक डिसोसिएटिव ये है कि भाई हमको फॉरेन क्या हो रहा है हम हमारे नेता लोग बताएंगे, हमको जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट, तो हम उसके बारे में ही जानकारी रहती है। और जो भी पता होना है, वो जो एक्स्ट्रा पता होना है, वो हमारे लीडर हमको बताएंगे। तो लीडरशिप का जो हिपोक्रेसी होता है वो फिर फॉलोअर्स में मैनिफेस्ट होता है। इसमें एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट करता है, तो ये कितना एस्केलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू? और जो इजरायली रिटेलिएशन, बिकॉज वी नो कि इजराइल का जो रिटेलिएशन होता है वो हमेशा जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। दे आर नॉट लाइक अस कि थोड़ा बहुत किया एंड देन ठीक है हम लेट अस गो बैक टू स्क्वायर वन। वो चीज नहीं है, वो बहुत मैसिव रिटेलिएशन करते हैं। तो डू यू थिंक कि ज्यादा एस्केलेट करेगा तो कितना एस्केलेट कर सकता है, एंड व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज एस्केलेशंस? देखिए, इसमें दो चीजें तो एब्सोल्युटली कंफर्म्ड है। ग्राउंड इन्वेजन तो होने वाला है। टैंक्स अभी आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत सारे टैंक्स उधर इकट्ठा हो रहे हैं गाजा बॉर्डर पे, तो टैंक्स तो अंदर जाने वाले ही हैं। काफी सारा ये भी होने वाला है, एयर स्ट्राइक्स तो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। नेतन्याहू ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला है कि ये एक छोटा कैंपेन नहीं होने वाला है, बहुत ही लंबा चौड़ा सा कैंपेन होने वाला है। जो मैं सुन रहा हूं अपनी सोर्सेज इजराइल के अंदर, कि उन्होंने बेसिकली डिसीजन ले लिया है कि वो हमास का लीडरशिप ही खत्म करना चाहते हैं और वापस इजरायली ऑक्यूपेशन लाना चाहते हैं गाजा पे। मैं ये नहीं मानता हूं होगा, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन का जो बेनिफिट्स है वो मैक्सिमम 3-6 महीने रहेगा। उसके बाद जब इजरायली ट्रूप ज्यादा मात्रा में मारे जाएंगे लोकल हिडन सेल्स के वजह से, वो जैसे उनका लेबनान ऑक्यूपेशन का हुआ था, वो पूरा पब्लिक ओपिनियन फिर टर्न हो जाएगा। स्पेशली इंटरनेट एज में ओपिनियन टर्न हो जाता है। पर शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन तो ऑलमोस्ट सर्टेन है मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन 2-3 महीने का ऑक्यूपेशन, जहां वो जाके पूरा स्ट्रीट कंट्रोल ले लें और देखिए घर घर में जाके देखेंगे कौन हमास सपोर्टर है, किसके हाथ में कॉर्डाइट रेसिड्यू है, एक्सप्लोजिव रेसिड्यू है, किसके घर में एक्सप्लोजिव का सेंट आता है, ये सब देख के निकाल के पनिशमेंट देंगे। ये तो मैं मानता हूं होने वाला है, बहुत ही गंभीर ग्राउंड एक्शन होने वाला है।
इसमें मेरा जो एक लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का, कि अगर हम एक तरीके से देखें तो जिस हिसाब से इसराइल ने, ये क्या इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट जब से शुरू है, अगर हम वेस्ट में देखें तो कोई बहुत ज्यादा एंटी इसराइल कोई आपको न्यूज नहीं मिलेगी, और कोई भी एंटी इसराइल कोई बहुत मास लेवल पे कोई डिस्कशंस वहाँ के न्यूज चैनल्स पे आपको नहीं मिलेगी। तो डोंट यू थिंक कि हमारे गवर्नमेंट को थोड़े लेसन्स लेने चाहिए कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे तो आप कुछ करते भी नहीं है, हो जाते हैं बदनाम, ठीक है, वो भाई कत्ल भी देखो, करते हैं और इधर चर्चा नहीं होता। खुद का अब देखो, फॉरेन पॉलिसी का मीडिया मैनेजमेंट तो छोड़ो, खुद अपना पॉलिटिकल मीडिया मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे। तो इनको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था, सुनने की क्षमता रखिए। इनमें सुनने की क्षमता नहीं है, बस बात करने की क्षमता है। तो एडवाइस क्या है ना, ये एडवाइस देने का कोई फायदा नहीं है। ये मीडिया मैनेजमेंट कर नहीं सकते हैं। इनका जो मीडिया मैनेजमेंट है वो आईटी सेल से शुरू होता है और आईटी सेल पे एंड होता है, और वो भी आईटी सेल नाम का वैसे कुछ है नहीं, कोई अब बहुत ही एक अमॉर्फस सॉर्ट ऑफ ये है। वैसे आईटी सेल भी नहीं कह सकते, भजन मंडली कहिए उनको। तो I have given up. I don't advise this government anymore because what's the point? They don't listen. Why should they listen? But anyway, they never listen to anything. नहीं, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा था, बिकॉज अगर आपको याद होगा तो 2019 में जब आपने आर्टिकल 335 एब्रोगेट किया था, सो उसके बाद जो पूरा कैंपेन चला था वेस्ट में एंटी इंडिया, आप और सबसे ज्यादा, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता, नुकसान सबसे ज्यादा इसी गवर्नमेंट को ही होता है। मतलब आपको ही नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी इन्हें कोई चीज समझ में क्यों नहीं आती है। आप नेशनल क्राइसिस, आप बालाकोट देख लीजिए, बालाकोट के बाद आपने जो एयर स्ट्राइक करी, उसके बाद पूरा नैरेटिव वेस्ट में जो है वो पाकिस्तान का चल रहा था। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, वो एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में वो आ गया आर्टिकल की जी अमेरिका ने गिनती कर ली और सारे F-16 ठीक है। एंड मतलब ये जो ग्लोबल रीच है वेस्ट में मीडिया हाउसेस में, या इवन इनसे तो अपने यहाँ का मीडिया नहीं मैनेज होता। तो आई वांट टू आस्क यू कि जो आपने बता दिया सजेशन देना, बट स्टिल डोंट यू थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम सच अ स्मॉल कंट्री, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बट क्या ये एक चीज गवर्नमेंट सीख सकती है उनसे? हम से तो नहीं कुछ सीखेंगे ये, बट उनसे साथ ये सीखने का इश्यू नहीं है, ये इनसिक्योरिटी का इश्यू है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में प्रमोद महाजन जी ऐसे करते थे, हर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते थे और जो भी फेक न्यूज था धड़ाधड़ करके उसको खत्म कर देते थे, उधर ही, फैलने नहीं देते थे। ठीक है ना। प्रॉब्लम उसमें क्या था कि बहुत लोग जलते थे कि प्रमोद महाजन जी को इतना पब्लिसिटी मिल रहा है, वो इतने पॉपुलर हैं, वो स्टार फंडरेजर भी हैं और अब स्टार मीडिया इंटरफेस भी बन गए हैं। अब इधर जो नया पोस्ट 2014 बीजेपी है, इसमें बस एक ही सेलिब्रिटी होने का अनुमति है किसी को, बाकी सबको छिपके रहना पड़ता है। पर्दे में छिपके रहना पड़ता है। अगर किसी ने भी अटेंशन ज्यादा ले लिया प्रधानमंत्री से, दे आर इन ट्रबल। तो एक ये है कि अगर आप देखेंगे इस सरकार ने जो भी डिसीजंस लिए हैं मीडिया पर, वो सब के सब बहुत ज्यादा ये पब्लिक पीआर मैनेजमेंट वाले लोग नहीं हैं, वो बस नाम के वास्ते रखा है। क्यों? बिकॉज दे शुडंट ओवरशैडो द प्राइम मिनिस्टर। और वो प्रमोद महाजन की तरह कोई भी बंदे को डालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन विल आल्सो ओवरशैडो द प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री का टाइम नहीं है कि वो रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इनसिक्योरिटी, पैरानोया, फैंटम्स ऑफ योर ओन इमेजिनेशन, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसको हिंदी में कैसे बोल, फैंटम्स, फैंटम कॉमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एनीवे,
तो ये नहीं है, जानते तो हैं, उनको पता है प्रॉब्लम क्या है, उनको पता है प्रॉब्लम का समाधान भी कैसे करना है, पर अगर उन्होंने प्रॉब्लम का समाधान किया तो एक नया लीडर बन जाता है जो वो चाहते नहीं है, जो करंट लीडर को थ्रेटन करते हैं। इसीलिए वो कभी भी ये एक नया पब्लिक फेस को उजागर होने नहीं देंगे। तो ये सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड का प्रॉब्लम है। राइट। तो थैंक यू सो मच अभिजीत। इस मामले, अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ज्वाइन करें, और ये जो पूरा इजराइल का मसला है जो कि मैं पता है एस्केलेट करेगा, जैसा आपने खुद अभी अपने प्रोग्राम में हमसे बताया कि फर्दर करेगा और टैंक्स आ रहे हैं और ये अभी और चीज आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे निकलेंगी, यहाँ दिनों से अनाउंसमेंट होगी, और अभी तो चंदा भी इकट्ठा होना है कि फिलिस्तीन भाइयों के लिए वो डब्बे लेंगे मस्जिदों में और दरगाहों के सामने जो है भाई हम फिलिस्तीनी भाई चंदा, जैसा ये चंदा मतलब फिलिस्तीनियों से जाता कैसे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मतलब अरे कुछ जाता नहीं है, सब ये लोग इकट्ठा करके खुद अपने घर पे ये करते हैं, कुछ जाता नहीं है, कुछ भी नहीं जाता है, एकदम बकवास, एकदम बकवास। और मैं ये बाद में ना एक दो साल बाद कुदरती बिरयानी बनाने में लगता है। पैलेस्टीनियंस को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा मैं ये फाइनली अगर कोई पैलेस्टीनियन अगर ये देख रहा है या कोई इंडियन देख रहा है, उसको अरबिक आती है, उसको नीचे सबटाइटल्स ऐड करके फिलिस्तीन भेज दे कि अगर उन्हें कोई दिक्कत हो, किसी को घर जाना हो तो सोनू सूद से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिलिस्तीनियों को भी घर पर पहुंचा देंगे। ठीक है, आई एम श्योर। या थैंक यू so much Abhi for joining us. Thank you. Well, Vetrivel.